आज का जो हमारा चैप्टर है, हमने आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है। इसका नाम क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन। और आपकी सेकंड ईयर की बुक में ये चैप्टर नंबर 18 है। और अगर हम सीरीज से बात करें तो चैप्टर नंबर 4 है सेकंड ईयर की बुक में, ठीक है। और इसका नाम क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन। इससे पहले हमने एक और चैप्टर पढ़ा था, उस चैप्टर का नाम क्या था? नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो हमारे बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन है, यानी बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स या सिस्टम्स एक साथ मिलके काम कर रहे होते हैं, इस तरह से कोऑर्डिनेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए दो सिस्टम्स हैं। एक सिस्टम का नाम नर्वस कोऑर्डिनेशन है और दूसरा क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमने डिटेल से नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, सारे स्ट्रक्चर, सारे मैकेनिज्म, प्रोसेस, फिजियोलॉजी, सारी चीज़ें। अब इस चैप्टर में हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ना है। नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए जो सिस्टम मौजूद था उसका नाम था नर्वस सिस्टम। केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए जो सिस्टम मौजूद है हमारे पास, उसका नाम होता है एंडोक्राइन सिस्टम। फॉर केमिकल कोऑर्डिनेशन दिस सिस्टम प्रेजेंट इन अवर बॉडी इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स आर कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो मुश्तमिल होता है किस चीज पर बेटा? ग्लैंड्स पर। और एंडोक्राइन सिस्टम कौन सा प्रोसेस करवाता है हमारी बॉडी में? केमिकल कोऑर्डिनेशन। क्या करवाता है? केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारे पास ग्लैंड्स मौजूद हैं, और ऐसे ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स जो है बेटा, ग्लैंड्स से दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन और एक होता है एंडोक्राइन। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन करवाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं, और वो हार्मोन्स को डायरेक्टली कहाँ पे रिलीज करते हैं? ब्लड में। इसीलिए उसे हम क्या कह रहे हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या कह रहे हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। समझ में आई बात? क्या क्या बताया बेटा? सिंपल कोऑर्डिनेशन के कितने टाइप्स हैं? दो, केमिकल और केमिकल कोऑर्डिनेशन कौन सा सिस्टम करवाता है? एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम जो है बेटा हमारी बॉडी में, वो किस चीज पर मुश्तमिल होता है? ग्लैंड्स में। कौन से ग्लैंड्स? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कौन से ग्लैंड? और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या रिलीज करते हैं बेटा? हार्मोन्स। और वो भी हार्मोन डायरेक्टली कहाँ पे जाता है? ब्लड में। क्लियर है? समझ में आई बात? अब हमने हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। न्यूरोट्रांसमीटर तो हमने पहले पढ़ लिया था बेटा। ये कुछ केमिकल्स हैं हमारे बॉडी में जो कि रिलीज होते हैं। इसका मेन पर्पस क्या होता है? कम्युनिकेशन और कनेक्शन। ये कम्युनिकेशन और कनेक्शन प्रोवाइड करता है बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन, सिस्टम्स और सेल्स के दरमियान। अगर एक सेल को दूसरे सेल से कम्युनिकेट करना है, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कम्युनिकेट करना है, तो वो ये केमिकल्स रिलीज करता है। इसमें क्या क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है, हार्मोन्स है और हार्मोन्स। तो कम्युनिकेशन के लिए जो हार्मोन्स है वो क्या क्या है बेटा? न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन्स और हार्मोन्स। न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में तुम लोग अच्छे से जानते हो बेटा कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? ऐसा केमिकल जो रिलीज होता है एक न्यूरॉन से, कहाँ पे? साइनेप्स में। और वो नर्व इंपल्स को लेके जाता है कहाँ पे? दूसरे न्यूरॉन में। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट करता है किसके जरिए? न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर की कितनी टाइप्स होती है? दो, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। ये बात तुम लोगों को पता है। समझ में आ गई बात बेटा? तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो बिटवीन न्यूरॉन्स के दरमियान कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। क्या न्यूरॉन्स के अलावा और कुछ हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। एक न्यूरॉन मसल से या ग्लैंड से भी जाके कम्युनिकेट करता है। बात यह कि बस उसका रिसेप्टर मौजूद होना चाहिए। इसके टारगेट ऑर्गन में क्या होना चाहिए? उसका रिसेप्टर। तो एक टर्मिनल न्यूरॉन आया, अब आगे मसल आ गया, तब भी कम्युनिकेशन हो जाएगी, साइनेप्स बन जाएगा। तो न्यूरोट्रांसमीटर समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये एक केमिकल है। दूसरा क्या लिखा हुआ है? हार्मोन्स। क्या लिखा हुआ है? हार्मोन्स। ये ऐसा केमिकल है जो कोई ऑर्गेनाइज्म रिलीज करेगा कहाँ पे? अपने एनवायरनमेंट में। कहाँ पे रिलीज करेगा? ताकि वो कम्युनिकेट कर सके या फिर इन्फ्लुएंस कर सके। कम्युनिकेट कर सके या फिर इन्फ्लुएंस कर सके किस चीज को? बिहेवियर या फिजियोलॉजी को। किसके? अदर मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज के। यानी अपने ही जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनाइज्म को बिहेवियर को या उसकी फिजियोलॉजी को चेंज करने के लिए कोई ऑर्गेनाइज्म कोई केमिकल अपने एनवायरनमेंट में रिलीज कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? हार्मोन। हार्मोन कहाँ पे रिलीज होते हैं? ब्लड में। हार्मोन्स और हार्मोन्स कहाँ पे रिलीज हो रहे हैं? एनवायरनमेंट में। कहाँ पे रिलीज हो रहे हैं? हार्मोन्स का काम होता है बॉडी में कोई ना कोई चेंजिंग लेकर आना। हार्मोन्स का काम क्या होता है? दूसरे लिविंग ऑर्गेनाइज्म से अट्रैक्ट होना, दूसरे लिविंग ऑर्गेनाइज्म को अट्रैक्ट करना। ये किसका काम होता है? हार्मोन्स का। समझ में आई बात? तो हार्मोन्स क्या है बेटा? ऐसा केमिकल है जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलीज करे अपने एनवायरनमेंट में
जब वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो तो उसी स्पीशी यानी उसी किस्म के जानदार के दूसरा मेंबर उससे अट्रैक्ट हो या उसकी फिजियोलॉजी में चेंजिंग आए, इसे वो हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। और ये क्या क्या काम करते हैं बेटा, ये हार्मोन्स का काम क्या होता है, अट्रैक्शन। एक लिविंग ऑर्गेनाइज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनाइज्म को अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट क्यों करता है बेटा, फॉर मेटिंग। जब मेटिंग सीजन होता है तो फीमेल कुछ ऐसे हार्मोन्स एनवायरनमेंट में रिलीज करती है, मेल ऐसे हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिससे मेल या फीमेल आइडेंटिफाई कर पाता है कि ये मेटिंग के लिए प्रिपेयर्ड है ऑर्गेनाइज्म। तो अट्रैक्शन के लिए हार्मोन्स रिलीज करता है। अलार्म, अगर कोई खतरनाक कंडीशन है, किसी एनिमल को खतरा है उसके एनवायरनमेंट में, तब भी वो क्या रिलीज करता है, हार्मोन्स, ताकि वो अपने खतरे को बाकी अपने सेम स्पीशी के मेंबर को बता दे। जैसे टर्माइट्स हैं, टर्माइट्स को जानते हो ना, ये जो दीमक होती है, तो वो भी हार्मोन्स रिलीज करते हैं अट्रैक्शन के लिए, अलार्म के लिए, वो केमिकल रिलीज करते हैं। तो भाई सबको समझ में आ जाता है कि अब कंडीशन खराब होने वाली है। और मार्किंग टेरिटरी, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपनी टेरिटरी बना के रहते हैं। बहुत बड़े बड़े शेर के बहुत बड़े बड़े इलाके होते हैं, कई मुरब्बा किलोमीटर पे मुहित एक इलाका होता है शेर का, जहाँ पे कोई दूसरा शेर नहीं आ सकता। तो वो अपनी टेरिटरी को मार्क करता है, उसके बाउंड्रीज और उसके बॉर्डर्स बनाता है, किस चीज़ के जरिए, हार्मोन्स के जरिए। किसके जरिए, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइज्म में ये होता है। तो अगर इन्वायरमेंट में केमिकल रिलीज कर रहे हैं तो ये क्या है, हार्मोन्स है। क्लियर है सबको। इसके बाद लिखा हुआ हार्मोन्स। हार्मोन्स के बारे में सबको पता है। हार्मोन्स जो है वो कौन रिलीज करता है बेटा, हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड। कहाँ पे रिलीज करता है बेटा, ब्लड में। वो ब्लड के जरिए पूरी बॉडी में जो है वो जाता है, और जाके काम कहाँ करते हैं, ओनली ऑन टारगेट सेल। सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाके काम करेगा, टारगेट सेल्स में काम करेगा। क्यों टारगेट सेल में, क्योंकि वहां पे क्या मौजूद है, रिसेप्टर मौजूद है। और फिर जो भी फिजियोलॉजी में चेंजिंग आनी है वो आएगी। ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है तो वो क्या करवाएगा, ग्रोथ करवाएगा। एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज हो रहा है तो वो यूरिन को क्या करेगा, कंसंट्रेटेड करेगा, बॉर्डर को रीअब्सॉर्ब करवाएगा। तो ये हार्मोन्स होते हैं। बेटा सबको क्लियर है ये तीन हेडिंग्स। तो इस चैप्टर के शुरू में तीन हेडिंग्स लिख के भी थी, क्या क्या था, न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन्स और हार्मोन्स। क्लियर है, किसी को कोई क्वेश्चन? उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स की। जो हार्मोन्स हैं वो किस नेचर के होते हैं, किस किस्म के होते हैं हार्मोन्स हमारे बॉडी में। यानी जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उनकी अपनी भी तो कंपोजिशन है ना, वो कौन से मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। समझ में आई बात, जो हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज हो रहे हैं वो कौन से मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, उनका नेचर क्या है, वो क्या कहलाता है आपके पास, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हार्मोन हैं उनमें दो खसूसियात होना बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन हैं उनमें ये दो कैरेक्टरिस्टिक होना जरूरी है। पहला उसको क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स, और दूसरा उसको क्या होना चाहिए, स्टेबल। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि वो इतना कॉम्प्लेक्स हो कि वो इंफॉर्मेशन को कैरी कर सके, जहां से वो रिलीज हुआ है वहां से उसको जाना है कहाँ पे, अपने टारगेट ऑर्गन में। तो वो जहां से रिलीज हुआ है वहां से वो इंफॉर्मेशन ले जा सके कि वो टारगेट ऑर्गन में क्या ले आए, अपना इफेक्ट करवा दे। उसका मॉलिक्यूल इतना कॉम्प्लेक्स होना चाहिए कि वो जहां से भी रिलीज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल थायराइड हार्मोन रिलीज हुआ, तो वो जब रिलीज हुआ बेटा तो वो जाके अपने टारगेट ऑर्गन में इफेक्ट करेगा, तो उसमें खुद भी तो ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना कि वो यहाँ से लेके गया है दूसरी जगह पे, तभी तो इफेक्ट आएगा। अगर वो बहुत सिंपल सा मॉलिक्यूल है, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो क्या इफेक्ट जनरेट होगा, बिल्कुल भी जनरेट नहीं होगा। इसीलिए पहली बात क्या है कि मॉलिक्यूल को क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स। दूसरी बात उसको क्या होना चाहिए, स्टेबल। स्टेबल होना चाहिए उसको एनवायरनमेंट के बेस पे, क्योंकि देखो हार्मोन को रिलीज होना है ब्लड में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो अगर कोई हार्मोन रिलीज हो रहा है और वो अपने टारगेट में पहुंचने से पहले ही अगर वो ऑटो डाइजेस्ट हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, उसके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक खत्म हो जाए, तो क्या इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा। इसीलिए एंजाइम को क्या, जो हार्मोन है उसको क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, ताकि वो कहां पहुंच सके, अपने टारगेट सेल्स में। आई बात समझ में। तो दो कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं हार्मोन के जो बहुत इंपॉर्टेंट, पहला कि उसको क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स, और दूसरा उसको क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। क्लियर है। अब आ जाओ जो मेन टॉपिक था कि केमिकल नेचर क्या है। तो 3 प्राइमरी केमिकल कैटेगरीज हैं हार्मोन्स की। एक को हम लोग कहते हैं पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स, दूसरा हमारे पास है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स, और तीसरा हमारे पास क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन। हार्मोन्स जो है वो हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, 3, पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स, और तीसरा क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन। क्लियर है। सबसे पहले आपके पास पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स है। इसकी कंपोजिशन क्या है, नाम से पता चल रहा है किस चीज से बना हुआ होगा, अमाइनो। आपको पता है अगर
अमाइनो एसिड, प्रोटीन जो है वो किससे मिलके बना हुआ था? अमाइनो एसिड। अगर अमाइनो एसिड की शॉर्ट चेन है तो वो कहलाता है पेप्टाइड, और बहुत बड़ी चेन है तो वो प्रोटीन है, ठीक है ना। तो वही बात है कि कंपोजिशन क्या है, अमाइनो एसिड की चेन से बना हुआ होता है। पेप्टाइड हार्मोन जो होता है, पेप्टाइड हार्मोन, उसकी चेन क्या होती है बेटा? शॉर्ट चेन का होता है ये। इसके एग्जाम्पल क्या है? एडीएच। एडीएच बोले तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये कहाँ से रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। कौन से पिट्यूटरी से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है, और ये जाके कहाँ काम करता है? एंटी डायूरेटिक। अभी तुम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा, किडनी में जाके काम करेगा ना, नेफ्रॉन्स में जाके एक्ट करता है, और क्या करवाता है? वाटर की रीएब्जॉर्प्शन। खैर वो टॉपिक अभी हमारा नहीं है। एडीएच की केमिकल कंपोजिशन क्या है बेटा? ये किस चीज से बना हुआ है? अमाइनो एसिड से। और अमाइनो एसिड की कैसी चेन है? शॉर्ट चेन। तो इसीलिए एडीएच क्या है? पेप्टाइड हार्मोन। एडीएच क्या है? दूसरा प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन जो होता है उसकी चेन क्या होती है? लॉन्ग चेन। इसके एग्जाम्पल क्या है? ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन। इसके एग्जाम्पल क्या है? ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है? पैनक्रियाज से। और ये दोनों क्या है? प्रोटीन हार्मोन, यानी लॉन्ग चेन है। अमाइनो एसिड की क्या है? लॉन्ग चेन। समझ में आई बात बेटा? तो हमने एक टाइप पढ़ ली जिसका नाम क्या था? पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन। उसके बाद है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन जो है वो बनते कैसे बेटा? एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। किसी खास किस्म की अमाइनो एसिड में एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन होती है, यानी एंजाइमेटिक चेंज आता है, जिसके नतीजे में आपके पास क्या बनता है? ऐसा हार्मोन। इसीलिए इसका नाम क्या है? अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। अमाइनो एसिड की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो अगर अमाइनो एसिड में केमिकल चेंजिंग की जाए और या हो जाए और उसके नतीजे में कोई हार्मोन बन जाए, तो इस तरह के हार्मोन को हम क्या कहेंगे? अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। तो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स की एग्जांपल क्या क्या है आपके पास? कैटेकोलामाइंस। ये कैटेकोलामाइन कौन सा अमाइनो एसिड से बनता है बेटा? टायरोसिन। टायरोसिन इज एन अमाइनो एसिड। तो टायरोसिन में एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन होती है, जिसके नतीजे में आपके पास क्या बनता है? कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस कहाँ से रिलीज होता है? एड्रिनल मेडुला से। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, बीच वाला मेडुला, बाहर वाला कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल मेडुला जो अंदर वाला बीच वाला हिस्सा है, उससे क्या बन रहा है? एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन किस तरह का हार्मोन है बेटा? अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। और इसे हम क्या कहते हैं? कैटेकोलामाइंस। क्या कहते हैं? कैटेकोलामाइन। और कौन सा अमाइनो एसिड से बनता है बेटा? ये टायरोसिन से। किससे बनता है? आई बात समझ में? अगर अमाइनो एसिड में मॉडिफिकेशन की जाए और हार्मोन बन जाए तो ये क्या कहलाता है? अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, जिसकी सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है? कैटेकोलामाइन। थायराइड हार्मोन भी किससे बनता है? टायरोसिन से। जो थायराइड हार्मोन है, T3, T4, ट्राइआइडोथायरोनिन एंड टेट्राआइडोथायरोनिन, ये दोनों जो है, जिसे थायरोक्सिन भी कहते हैं, ये दोनों किससे बन रहा है? टायरोसिन से। और कहाँ से निकलते हैं ये? थायराइड ग्लैंड से। उसके बाद मेलाटोनिन है। ये किस कौन सा अमाइनो एसिड से बनता है बेटा? ट्रिप्टोफैन से। मेलाटोनिन हार्मोन है, ये जाके स्किन में काम करता है, स्किन में। और ये कहाँ से रिलीज होता है? पीनियल ग्लैंड से। पीनियल ग्लैंड ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ये पीनियल ग्लैंड है जहां पे आपके पास जो है, जहां से मेलाटोनिन रिलीज होता है। और मेलाटोनिन बनता कौन सा अमाइनो एसिड से? ट्रिप्टोफैन से। किससे बनता है? ट्रिप्टोफैन। क्लियर है? तो कौन कौन सा अमाइनो एसिड पढ़ लिया तुम लोगों ने? पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स, और दूसरा अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। तीसरा आपके पास क्या है बेटा? स्टेरॉइड हार्मोन। तो स्टेरॉइड हार्मोन किससे बनते हैं बेटा? एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन किसकी की जाती है? कोलेस्ट्रॉल। एंजाइम्स की मदद से मॉडिफिकेशन होती है कोलेस्ट्रॉल में, जिसके नतीजे में आपके पास कौन सा हार्मोन बन जाता है? स्टेरॉइड हार्मोन। और स्टेरॉइड हार्मोन की एग्जांपल क्या है? टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन फीमेल हार्मोन है, एल्डोस्टेरॉन और एल्डोस्टेरॉन कॉर्टिसोल ये दोनों एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। सबका फंक्शन हम आगे चल के पढ़ेंगे, सिर्फ अभी ये याद रखो कि कौन सा हार्मोन कौन सा है। तो ये पांचों कौन से हो गए बेटा? स्टेरॉइड हार्मोन। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव में कौन कौन है? कैटेकोलामाइन यानी एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, थायराइड हार्मोन्स और मेलाटोनिन। और पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन में कौन है? पेप्टाइड हार्मोन में एडीएच और प्रोटीन हार्मोन में इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन। क्लियर है? तो ये जो अभी हमने पढ़ा बेटा, इसकी हेडिंग क्या थी? केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। गुड। क्लियर है?
अब उसके आगे हमने पढ़ना है, उसके आगे हमारे पास ये देख लो, ये वही जो भी हमने पढ़ा है, अमाइन हार्मोन्स कौन से हैं जो अमाइनो एसिड से डेरिवेटिव है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, कौन सा हार्मोन होते हैं, कैटेकोलामाइंस, अभी जो पढ़ा ना हमने। फिर पेप्टाइड हार्मोन में शॉर्ट चेन है, उसमें ऑक्सीटोसिन भी आता है। फिर प्रोटीन हार्मोन में लॉन्ग चेन है, जैसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है ये इतना बड़ा। और इसके अलावा स्टेरॉइड हार्मोन हमने पढ़ा था, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, ईस्ट्रोजन, ऐसा ही है ना। तो ये दोनों पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन, ये दोनों पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन, ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, और ये स्टेरॉइड हार्मोन। तो ये स्टेरॉइड का न्यूक्लियस है, देख रहे हो, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है टर्शरी, ये क्या है आपके पास, लॉन्ग चेन है, अमाइनो एसिड की ग्लाइसिन, ल्यूसीन, ये सारे, और वो नॉरएपिनेफ्रिन, कैटेकोलामाइन। क्लियर है सबको? अच्छा, अब हार्मोन स्पेसिफिसिटी क्या है बेटा, कि हार्मोन किस तरह से जाके अपने टारगेट ऑर्गन में काम करता है, ये बात हमें थोड़ी बहुत तो समझ में आती है ना तुम लोगों को, इससे पहले भी हमने पढ़ा है। तो देखो लिखा हुआ हार्मोन जो है, जो एंडोक्राइन सिस्टम के जो हार्मोन्स हैं वो सारे ब्लड में रिलीज होते हैं। तो वो ब्लड के जरिए ट्रैवल करते हैं कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में, और उसके जरिए वो ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी में जितने भी सेल्स है वहां पे पहुंच जाते हैं। कौन? हार्मोन्स। समझ में आई बात? हार्मोन ब्लड में रिलीज हुआ और ब्लड के जरिए वो पूरी बॉडी में पहुंच गया, जगह जगह पूरी बॉडी में। स्पेसिफिसिटी है, पूरी बॉडी में गया, क्या वो पूरी बॉडी में काम करना शुरू कर देगा? नहीं ना, वो अपने स्पेसिफिक ऑर्गन्स में, अपने स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स में काम करेगा। उसकी स्पेसिफिसिटी किसकी वजह से होती है? रिसेप्टर्स की वजह से। और वो रिसेप्टर्स कहाँ पर मौजूद होते हैं? टारगेट सेल्स में। टारगेट सेल्स कहाँ पर होंगे बेटा? ऑफ कोर्स टारगेट ऑर्गन्स में। टारगेट सेल्स कहाँ पर होंगे? टारगेट ऑर्गन्स में। और वहां पे क्या मौजूद होगा आपके पास? रिसेप्टर। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अ सेल विदाउट द करेक्ट रिसेप्टर इज अनअफेक्टेड। बॉडी में जितने भी सेल है, ब्लड तो सबके पास जा रहा है, वही ब्लड जो हार्ट पंप कर रहा है, वो सारा ब्लड है 5-6 लीटर जो भी, तो वो जा रहा है सब सेल्स के पास है, पर हर सेल इफेक्टेड नहीं होगी क्योंकि हर सेल के पास रिसेप्टर मौजूद नहीं है। हार्मोन वहां से गुजर जाएगा, जहां पे रिसेप्टर मौजूद है हार्मोन जाके वहां पे काम करेगा। अब रिसेप्टर की लोकेशन कहाँ है? रिसेप्टर कहाँ पर होता है बेटा? तो रिसेप्टर या तो जैसे ये सेल है तो उसकी सेल की मेम्ब्रेन में होगा, या फिर सेल के अंदर, या तो ऑन दी सेल मेम्ब्रेन या फिर इनसाइड दी सेल। या तो सेल के अंदर होगा या फिर सेल मेम्ब्रेन में। कौन? रिसेप्टर। क्लियर है? तो अगर मैं पूछूं स्पेसिफिसिटी क्यों है, एक हार्मोन अपने रिसेप्टर पे, अपने टारगेट सेल पे ही क्यों काम कर रहा है? क्योंकि उसका वहां पे क्या मौजूद है बेटा? रिसेप्टर मौजूद। क्लियर है? ये देख लो, अभी इसको हमने पढ़ना है। वैसे भी ये दो किस्म के हार्मोन है, एक पेप्टाइड हार्मोन है और दूसरा क्या है? स्टेरॉइड हार्मोन। देखो ये स्टेरॉइड हार्मोन है, तुम लोगों को पता है स्टेरॉइड जो है वो लिपिड्स की एक टाइप है, ऐसा है कि नहीं? तो लिपिड और सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बना हुआ होता है? फॉस्फोलिपिड वाले, वो भी लिपिड है, तो लिपिड में सॉल्युबल होगा ना। स्टेरॉइड हार्मोन आया, डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके चला गया, और कहाँ काम कर रहा है? इनसाइड दी सेल। कहाँ जाके काम कर रहा है? आई बात समझ में? जबकि प्रोटीन जो है बेटा वो तो पोलर होता है, वो क्रॉस नहीं कर सकता सेल मेम्ब्रेन को। समझ में आ रही बात? वो तो वाटर सॉल्युबल है, ये तो इनसॉल्युबल होगा। तो पेप्टाइड हार्मोन आता है, वो जाके रिसेप्टर पे अटैच होता है। अपने किस पे अटैच होता है? रिसेप्टर में। स्टेरॉइड हार्मोन का रिसेप्टर कहाँ मौजूद है? इनसाइड द सेल, क्योंकि ये सॉल्युबल है। स्टेरॉइड क्या है? सॉल्युबल है इन द सेल मेम्ब्रेन, कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, व्हाइल पेप्टाइड हार्मोन कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, देयरफॉर इसका रिसेप्टर मौजूद है कहाँ पे? सेल में। ये पूरा सेल दिख रहा है ना तुम लोगों को, ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन में ये क्या मौजूद है? इसके रिसेप्टर। तो ये पेप्टाइड हार्मोन आया, एटीपी को कन्वर्ट किया, फिर ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये कैम्प साइकिल एक्टिवेट हुआ, सेकंड एंजाइम कहते हैं, और फिर जो भी होना है। ये मैकेनिज्म है, अभी हमने पढ़ना है पूरा। अभी सिर्फ ये समझो कि ये आपके पास किस तरह से वो आगे रिसेप्टर पे काम कर रहा है। क्लियर है? अब ये पढ़ना है, अभी जो मैं तुम लोगों को बता रहा था, ये वाली डायग्राम से हमने ये पढ़ना है कि मोड ऑफ हार्मोन एक्शन, कि हार्मोन किस तरह से काम करता है। तो हार्मोन का केमिकल नेचर जैसा भी होगा, इन हार्मोन वैसे ही काम करेगा। तो हार्मोन की कितनी कैटेगरीज है बेटा? दो, एक पोलर हार्मोन है और एक नॉन पोलर। जो पोलर होगा वो क्या होगा? हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, वाटर सॉल्युबल। जो नॉन पोलर होगा वो लाइपोफिलिक होगा, यानी वाटर इनसॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल। तो हार्मोन की दो कैटेगरीज के बाद हाइड्रोफिलिक है, पोलर हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन्स वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। अभी जैसा हमने फिगर में देखा ना बेटा, ये जो है आपके पास ये वाला हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन, ये हाइड्रोफिलिक है, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, इसीलिए इसके रिसेप्टर कहां पर मौजूद है? सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है?
लाइपोफिलिक नॉन पोलर हार्मोन है, स्टेरॉइड एंड थायराइड हार्मोन लिपिड सॉल्युबल है और ये किसको क्रॉस कर सकता है? सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है? अब प्रोटीन हाइड्रोफिलिक हार्मोन का एक्शन क्या है, यानी ये हार्मोन काम कैसे करता है? थोड़ा सा मैं तुम लोगों को दिखा दूं फिगर एक बार और। ये देखो, ये पेप्टाइड हार्मोन है, इट कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, इट कम्स ऑन इट्स रिसेप्टर, बाइंड्स इट विद इट्स रिसेप्टर एंड देन ऑल द चेंजिंग, अगर जो भी होना है वो सारी चेंजिंग होगी। क्या चेंजिंग हो रही है बेटा? विद इन द सेल अ डिफरेंट सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन हैपेंस, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कैम्प साइकिल एक्टिवेट CAMP, ये सेकंड मैसेंजर कहलाता है। मैं तुम लोगों को बताता हूँ इसका मतलब क्या है। फिर एंजाइम एक्टिवेट होंगे, वेरियस मेटाबॉलिक इफेक्ट आएगा, जो भी उसका इफेक्ट होगा एंजाइम उस हार्मोन का। अब देखो, प्रोटीन यानी हाइड्रोफिलिक हार्मोन काम कैसे करता है? लोकेशन बाइंड टू रिसेप्टर ऑन द आउटसाइड ऑफ द टारगेट सेल मेम्ब्रेन। सबको पता है ना ये बात कि जो पेप्टाइड हार्मोन या प्रोटीन हार्मोन है, हाइड्रोफिलिक हार्मोन है, वो सेल मेम्ब्रेन से अटैच होगा, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता, सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से अटैच होगा। स्पीड क्या है? ट्रिगर रैपिड, बहुत तेजी से होता है, और शॉर्ट टर्म इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है? शॉर्ट टर्म, और बहुत तेजी से होता है। अब सेकंड मैसेंजर सिस्टम, अभी मैंने तुम लोग को बताया था ना इसके बारे में, ये क्या था? सेकंड मैसेंजर था। ये क्या था? सेकंड मैसेंजर। देखो, हार्मोन जो आता है वो क्या होता है? फर्स्ट, जो हार्मोन आया है वो फर्स्ट मैसेंजर है। तो कि ये जो है आपके पास जो हार्मोन होता है बेटा, वो कैसे काम करता है? एज अ फर्स्ट मैसेंजर, वो आके अपने रिसेप्टर से अटैच होगा, चेंजिंग होगी, और फिर CAMP यानी साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्टिवेट होगा, जो कि कैसे काम करता है? तो ये MCQs आता है कि सेकंड मैसेंजर कौन है, तो CAMP क्या है आपके पास? सेकंड मैसेंजर। तो देखो लिखा हुआ है, जब फर्स्ट मैसेंजर यानी हार्मोन आया तो एंजाइम जो है एक्टिवेट करता है सेल के अंदर, जिसकी वजह से CAMP प्रोड्यूस होता है, जो कि सेकंड मैसेंजर के तौर पे काम करता है, और फिर CAMP जो है वो सिग्नल को लेके जाता है और एम्पलीफाई करता है विद इन द सेल, या जो भी डिजायर्ड इफेक्ट है हार्मोन का वो प्रोड्यूस करवाता है। अब जो प्रोटीन हार्मोन है उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट आता है सेल में, लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ प्रोटीन हार्मोन सिग्नलिंग। जब प्रोटीन हार्मोन्स आए तो उससे क्या क्या होगा? तुम लोग मुझे बताओ, प्रोटीन हार्मोन्स कौन कौन से हैं? हाँ, वेरी गुड, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, और पेप्टाइड हार्मोन ADH, शाबाश, ठीक है। तो ये हार्मोन का क्या इफेक्ट आता है? लिखा हुआ है सिग्नल कैन कॉज अ टारगेट सेल टू रिएक्ट इन वेरियस वे। जब टारगेट सेल से मैसेंजर, फर्स्ट मैसेंजर यानी हार्मोन आगे अटैच हो जाता है तो बहुत मुख्तलिफ तरीके से ये काम करवा सकता है। क्या क्या करवा सकता है? इंडक्शन और इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करवा देगा, या प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करवा देगा? रुकवा देगा। समझ में आ रही बात? प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करवा देगा या रुकवा देगा। एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम को या तो एक्टिवेट करवा देगा या फिर इनएक्टिवेट करवा देगा। चेंज इन सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को क्या कर देगा? चेंज कर देगा, यानी कुछ चीजों को अलाउ करने देगा, कुछ चीजों को रोक देगा। किसकी वजह से? हार्मोन का इफेक्ट है ये, हार्मोन। फिर तो इफेक्ट आएगा इन चीजों को चेंज करके। अल्टरिंग रेट ऑफ माइटोसिस एंड सेल डेवलपमेंट, माइटोसिस के रेट को चेंज कर देगा, सेल के डेवलपमेंट को चेंज कर देगा। इंडक्शन ऑफ प्रोडक्ट सिक्रीशन, जो चीज बन रहा है सेल के अंदर उसको सिक्रीट करवाना शुरू कर देगा हार्मोन। अ सिंगल हार्मोन कैन कॉज मल्टीपल रिएक्शन इन अ सिंगल सेल, एक जो सिंगल हार्मोन आ रहा है वो सेल के अंदर क्या करवा सकता है? मल्टीपल रिएक्शन। ये नहीं कि सिर्फ ये करवाया ये करवाया, सब करवा सकता है, या दो करवा सकता है, या एक करवा दे। समझ में आ रही है बात? तो ये सारे इफेक्ट होते हैं कौन से हार्मोन के बेटा? प्रोटीन हार्मोन के। तो फर्स्ट मैसेंजर, सेकंड मैसेंजर, और इसका एक्शन कैसा है ये सब तुम लोगों को पता होने चाहिए, और इसकी एग्जाम्पल पता होनी चाहिए। क्लियर है सबको? ये देखो, ये एक सेल है बेटा, सेल मेम्ब्रेन है, हार्मोन आया, हार्मोन इज अ फर्स्ट मैसेंजर, चेंजिंग करवाया सेल के अंदर, अल्टीमेटली केमिकल रिएक्शंस हुए हैं, ये भी रिसेप्टर है, रिएक्शन सेंटर के तौर पे काम कर रहा है, कैंप एक्टिवेट हुआ, और फिर जो भी डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस होना है वो करवाएगा। तुम लोग को पता है कि आगे करवाएगा, माइटोसिस करवाएगा या रुकवा देगा, सिक्रीशन करवाएगा, ऐसा ही है ना ये सारी चीजें जो भी हमने पढ़ी। उसके बाद स्टेरॉइड या फिर लाइपोफिलिक हार्मोन है। ये स्टेरॉइड या लाइपोफिलिक हार्मोन कैसे काम करता है बेटा? तो ये क्या करता है? डिफ्यूज करता है सेल मेम्ब्रेन के जरिए, डायरेक्ट क्या करेगा? सेल मेम्ब्रेन के जरिए डिफ्यूज करेगा। कहाँ पे? सेल के अंदर। और कहाँ बाइंड करेगा? रिसेप्टर से, जो कि कहाँ पर मौजूद है? सेल के अंदर, खास करके कहाँ पे? न्यूक्लियस में। मैकेनिज्म क्या है बेटा? ये क्या करवाता है? ये जीन एक्टिवेशन करवाता है। स्टेरॉइड हार्मोन क्या करवा देते हैं? जीन एक्टिवेशन करवाते हैं। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है, हार्मोन रिसेप्टर यानी जो हार्मोन आगे अटैच हुआ रिसेप्टर से, वो कॉम्प्लेक्स जो है वो डायरेक्टली किस चीज को एक्टिवेट करता है? DNA को।
जिसके नतीजे में ट्रांसक्रिप्शन होती है और क्या बन जाता है आपके पास, मैसेंजर आरएनए। ये देखो स्टेरॉइड हार्मोन आया, डायरेक्टली चला गया कहाँ पे, सेल के अंदर। सेल के अंदर आया, रिसेप्टर से बाइंड किया, वो रिसेप्टर कहाँ पे मौजूद था, न्यूक्लियस में। रिसेप्टर से बाइंड करके गया न्यूक्लियस के अंदर और डायरेक्टली किसको एक्टिवेट कर दिया बेटा, डीएनए को। दिख रहा है, डीएनए को एक्टिवेट करवा के क्या करवा दिया, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बन गया, मैसेंजर आरएनए, और फिर प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो गई। सही है। तो डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन के साइटोप्लाज्म, इसका स्पीड क्या होता है बेटा, स्लोअर होता है। ये स्लोअर है तो फास्ट कौन है, पेप्टाइड हार्मोन। सही है, पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन। टेकिंग फ्रॉम मिनट टू डेज, इसको मिनट लगते हैं या डेज लगते हैं इसको फुल इफेक्ट आने में। क्लियर है बेटा, ये समझ में आ गया।